बच्चों, कैसे हो? सारे बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे और पढ़ाई खूब मन लगा के कर रहे होगे। लॉकडाउन में पढ़ाई का खूब आनंद ले रहे होगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और बिल्कुल आपको पढ़ना भी चाहिए। अच्छा अवसर हम लोगों के पास सेल्फ स्टडी का पूरा टाइम हमारे पास है। और एक चीज़ सॉरी बोलूँगा बच्चों कि लेक्चर के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया था, अपलोड मैं कर नहीं पा रहा था। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि मैं फ़िलहाल ऑनलाइन लेक्चर में अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ और इसमें काफ़ी बिजी हूँ मैं, ठीक है। बट आज से एक चीज़ है, मेरे को टाइम निकालना है अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी और लेक्चर्स के लिए, बाकी बच्चे भी मेरे जो सोशल मीडिया पे वो भी पढ़ सके इस चीज़ पे, ठीक है। तो गाइज आज से मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो है रैंडम लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और कोई भी शॉर्टकट लेक्चर नहीं होगा, सारे लेक्चर्स डिटेल होंगे, आपके कॉन्सेप्चुअल होंगे और सबके सब इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो मैं आज से रैंडम लेक्चर अपलोड करूंगा। बाकी आप डिमांड कर सकते हो कोई पर्टिकुलर लेक्चर, कोई टॉपिक जिसको आपको समझ नहीं आता हो केमिस्ट्री बायोलॉजी 11-12 के सिलेबस के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या पर्सनल मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं अपने दोनों हैंडल्स को डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर देना, ठीक है गाइज। तो देखिए, जैसे कि आपको हेडिंग दिख रहा है आज के लेक्चर में, आपको साफ साफ दिख रहा है कि आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर, ठीक है। एबनॉर्मेलिटी इन मोलिकुलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर। देखो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लेक्चर होता है, ठीक है। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है ये टॉपिक। ऐसा इसलिए है कि इसको पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है, ठीक है। बहुत जगह ये है कि अगर आप वेंट ऑफ फैक्टर समझने जाते हो तो वहां पे ना दो फॉर्मूले लिखवा दिए जाते हैं। अल्फा का ये होता है, आई का वो होता है, वेंट ऑफ फैक्टर आई है, वेंट ऑफ फैक्टर ऐसे निकालते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर्स आयन डिसोसिएशन को देख लो, आयन एसोसिएशन को देख लो, इस तरीके से आप निकाल लोगे। ये चीज इसके अंदर जो मैंने जहां तक देखा है इस तरीके से समझाया जाता है, ठीक है, हमारे इस पर्टिकुलर वेंट ऑफ फैक्टर टॉपिक के अंदर। बट मैं कोशिश करूंगा कि पूरे डिटेल में, देखो लाइफ में कोई चीज का शॉर्टकट नहीं होता। आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो और बहुत उसके अंदर अपने आप को ना पूरा कहते हैं ना पूरा डुबा देना चाहते हो, तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअल और कंप्लीट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर दैट रीजन आई विल स्टार्ट माय लेक्चर वेंट ऑफ फैक्टर इन डिटेल, ठीक है। आप इस लेक्चर को शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन लेक्चर पढ़ो यार, पढ़ने से कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वेंट ऑफ फैक्टर की हम बात करते हैं तो देखो ये चीज है क्या। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है, आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम का टॉपिक था जो कि जस्ट इसके पहले था, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे पास अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे थे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने के बाद किस तरीके से हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा था। आप लोगों ने देखा इस चीज को, बहुत ज्यादा चेंज आ रहा था। हमारे पास वेपर प्रेशर है, उसके अंदर लोअरिंग आ रही थी, इसलिए हमारे पास पहला जो वेपर प्रेशर टॉपिक बना था, पहला जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो RLVP था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा था बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन हो जाना, तो वो हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था। फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन हो जाना, तो हमारे पास वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था। ऑस्मोटिक प्रेशर का जनरेट होना, तो वो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर था। इस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो किस तरीके से फिजिकल चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने समझा हुआ था। मतलब कुल मिलाकर हम लोगों ने क्या, एक तरह से मैं अगर सिंपल एक लाइन में समझाऊं तो हम लोगों ने क्या समझ लिया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे ये जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सीधे जो कनेक्शन है वो किससे बच्चे, वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट से है, ठीक है। जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट में फ्लक्चुएशन होगा उस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंजेस होंगे। हमने यहाँ तक अब तक जो फिलहाल पढ़ाई से सीख लिया हुआ है। अब जरा ये वेंट ऑफ फैक्टर चीज क्या है तो जरा सुनिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जब कुछ कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन थियोरेटिकल कुछ ऐसे चेंजेस हैं, नहीं समझ में आया ना, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, आप इसको एक कंप्लीट मार्कर बोलते हो। देखो ये कंप्लीट मार्कर है कि नहीं। अब ऐसा है कि आप इसको कंप्लीट बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन जब इसको आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर घुलाना स्टार्ट कर दिया, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, अगर आपने एक सॉल्यूशन के अंदर इसको डाल दिया तो डालने के बाद ये कंप्लीट मार्कर था, आपको ये लगता है कि मैं अगर इसको पानी के अंदर डालूंगा तो इस मार्कर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस पे कैप लगा हुआ है और ये जब तक कैप रहेगा ये एक तरह से वाटर प्रूफ की तरह काम करेगा, ये इसके निब को वाटर से कनेक्ट नहीं करेगा और इसकी वजह से इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जहां तक ये चीज लग रहा है। बट अगर मैं ये कहूं कि ये पानी के अंदर आपने ये सोच के डाला कि इस मार्कर कुछ नहीं होगा, लेकिन आफ्टर सम इंटरवल आपने कुछ समय के बाद वापस इस मार्कर को उस पानी से बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद आपने क्या देखा, आप देखिए चौंक गए। आप देखिए क्या चौंक गए, ये मार्कर खुला हुआ था, ठीक है, इसके सारे जो इंक थे वो पानी में आ चुके थे, मार्कर पूरी तरीके से खराब हो चुका था, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्कर अगर पानी में भीग जाता तो पता है खराब हो सकता है वो चीज, ये पूरा खराब हो गया। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि आप, अच्छा ये क्यों की बात अभी छोड़ते हैं, ऐसा आपको क्या लगा, आपको ये ऐसा लगा कि भाई आपने तो इस पूरे कंप्लीट मार्कर को रखा, तो जब आप निकालने गए तो आपको ये उम्मीद होनी चाहिए ना कि भाई पूरा मार्कर ही बाहर आएगा, लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ नहीं, चेंजेस हुए ना इसके अंदर। तो दैट इज द चेंजेस व्हिच हैपेंड इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कुछ इस तरीके का ही चेंज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हुआ, जिसको आप कुछ थ्योरेटिकली कुछ और सोच रहे थे, लेकिन आफ्टर ऑब्जर्वेशन वो कुछ और निकल के आ गया। तो इस तरीके के चेंजेस को ही हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट से समझेंगे, दैट इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ वाज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है, एक रिसर्चर, एक एक्सपेरिमेंटल थे हमारे केमिस्ट्री के। उन्होंने एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ऐसे चेंजेस को एक्सप्लेन करा। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक तरीका है, हम उस तरीके से जो है अपने जो चेंज हो रहा है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, जो पर्टिकुलर चेंजेस हो रहे हैं उसको हम वहां पे पकड़ सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं। तो उस चेंजेस के लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, दैट इज आल्सो कॉल्ड करेक्शन फैक्टर, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर का एक और कॉमन नेम है करेक्शन फैक्टर। और एबनॉर्मेलिटी इन मॉलिक्यूलर मास, अब जाहिर सी बात है आप इस पूरे मार्कर के पूरा कंबाइंड मास को सोच के डाले थे ना, लेकिन वहां तो ढक्कन अलग है, कैप अलग हो चुका है और बाकी मार्कर का निब पोर्शन अलग हो रखा है, तो कुछ ना कुछ मास में तो चेंज आया कि नहीं आया। तो आप तो कुछ और सोच के मार्कर को डुबोए, लेकिन जब निकाला तो कुछ और मास निकल के आया, तो क्या हुआ, एबनॉर्मेलिटी आई, नॉर्मल मास तो था नहीं, एबनॉर्मल मास हुआ। दैट इज द रीजन, हेडिंग आपका एबनॉर्मेलिटी इन मॉलिक्यूलर मास एंड देयर इज अ वेंट ऑफ फैक्टर, एंड दूसरा नाम क्या है इसका, तीसरा नाम करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ये 3-4 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक के अंदर कि क्या क्या इसके अंदर बात आपको समझनी है। तो एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल क्या हमारे लिए। तो देखो एक सिंपल एग्जांपल, हमारे पास NaCl है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक NaCl है, एक आपको पता है ये सॉल्ट है। NaCl क्या है, सॉल्ट, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। NaCl क्या है, सॉल्ट। आपको पता है कि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है सर, NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो 100% आयनाइज हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो डिसोसिएट ना हो, और वीक का मतलब जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे, ठीक है। तो NaCl जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोसिएट होता है, टूट जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप NaCl को पानी में घुलाते हो, आपको पता है NaCl क्या है, हमने क्या बताया, हमने बताया आपको कि पूरी की पूरी बात जो होगी वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को लेके होगी। किसकी बात होगी, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। तो NaCl इज व्हाट, ऑफ कोर्स ये सॉल्यूट है हमारा। अच्छा सॉल्यूट भी कैसा है, तो नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल की बात हम किस में करते थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में करते थे नहीं करते थे। तो जरा एक चीज समझिए, आपने NaCl को देखा कि वो सॉल्यूट है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जरा इसको पानी में घुलाते हैं। तो जब आप NaCl को पानी में घुलाओगे तो आपको तो ये लगा कि NaCl का आपने 1 मोल लिया हुआ है, लेकिन ये जैसे ही पानी में जाएगा NaCl तो डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें, Na+ NCl- में, ये डिसोसिएट हो गया। अब आपने इसको एक कंबाइंड पूरा एक माना हुआ था, आपने तो पूरे NaCl ही माना था, ये कंप्लीट आयन माना हुआ था इसको, लेकिन ये जैसे ही हमारे पानी के अंदर गया ये अलग अलग आयन्स में टूट गए। तो आपको तो लगा कि बस NaCl हमारा इकट्ठे है, लेकिन पानी के अंदर Na एक अपना अलग क्रियाकलाप कर रहा है, एक अलग ही काम कर रहा है, और Cl- एक अलग ही काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने ये सोचा कि भाई अगर मैं 50 NaCl डालता हूं तो आपको तो ये लगता है 50 NaCl है, लेकिन क्या ये 50 है, नहीं सर, पानी के अंदर तो 100 आयन्स अपने अपने काम कर रहे हैं। कितने आयन्स काम कर रहे हैं, 100 आयन्स काम कर रहे हैं। आपने 50 सोच के डाला, 50 आयन्स डाले, मतलब 50 NaCl डाला, अंदर जाते जाते हमारे पास उसके अंदर Na सेपरेट, तो Na अलग और Cl अलग, ठीक है। तो आपने 50 सोच के डाला था, उसमें से क्या हुआ कि Na अलग Cl अलग, मतलब 2 आयन्स में टूट गए, तो 50 × 2 कितने आयन्स हुए हमारे, 100। तो आप तो 50 को सोच के चल रहे हो, आयन्स हमारे 100 काम कर रहे हैं पानी के अंदर। तो ये करेक्शन आएगा, ये क्या आएगा, करेक्शन आएगा। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एसिटिक एसिड, एक एग्जांपल और देते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, पता है ये सबको, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो ये कितना, आपने सपोज करो आपने 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड यूज किया, आपको क्या लगता है कि एसिटिक एसिड एक कंप्लीट पूरा एक कंपाउंड हमारा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। लेकिन जब उसको आप पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हो, वैसे आप बेंजीन लेते हैं ज्यादातर, यहाँ हमारा बेंजीन होता है, जब इसको बेंजीन के अंदर आप इसको कंबाइन कराओगे या मिक्स कराओगे तो ये क्या होगा, हमारा जो है डाइमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइमर। डाइमर का मतलब समझाता हूँ मैं अभी। डाइमर का मतलब क्या होता है, ये कंबाइन होकर 2 में चेंज हो जाएगा। अगर मैं CH3COOH की बात करूं तो ये कंबाइन हो जाएगा, मतलब कैसे, सोचो आपने 2 अलग अलग CH3COOH को डाला, ठीक है, 2 अलग अलग, हमने कितने लिए मोलिक्यूल, 2 मोल लिए, 2 मोल ऑफ CH3COOH लिया, आपने पानी के अंदर डाल दिया। जैसे ही वो पानी के अंदर गया वो आपस में कंबाइन हो गए। तो जो 2 अलग अलग थे वो आपस में कंबाइन हो गए। ये एग्जांपल देखो, एक कैप और एक मार्कर, हमने इस तरीके से डाला, ठीक है। तो ये एक अलग है, ये एक अलग है, हमने डाल दिया, लेकिन पानी में जाने के बाद इस तरीके से कंबाइन हो गए। तो अब ये एक तरह काम कर रहा है।
डाला था आपने दो सेपरेट, लेकिन काम कैसा कर रहा है, एक सिंगल की तरह काम कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ होगा, अगर हम मान लेते हैं हमने 50 CH3COOH डाले तो वो क्या हो गया होगा, वहां पे डाइमर बना, मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो कितने हमें CH3COOH दिख रहे होंगे पानी के अंदर, 25। तो ये क्या है, यही करेक्शन है। ये क्या है, यही करेक्शन हमारा। मतलब ये समझिए आप मेरा कि आप कुछ और सोच रहे हो, थियोरेटिकली आपको यहाँ पे 50 CH3COOH दिख रहा है, थियोरेटिकली आपको यहाँ पे 50 NaCl दिख रहा है, लेकिन पानी के अंदर वही NaCl 100 N की तरह काम कर रहा है, और वही हमारा CH3COOH जो है 25 N की तरह काम कर रहा है। सर ये क्या कहानी है, सर ये कहानी कुछ होना चाहिए, तभी तो इस तरीके से हो रहा है। तो जरा इसी कहानी को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जो मैंने पहले बताया आपको, वेन टॉप फैक्टर कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? तो दैट्स द बेसिक। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। तो ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको आपको समझना था। अब हम इसलिए इस वेन टॉप फैक्टर को एक डिनोशन साइन देते हैं, हम इसको बेसिकली आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल आई जो होता है वो वेन टॉप फैक्टर का डिनोशन साइन है। अब आई होता क्या है, तो आई का जो सिंपल फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है जिसमें आप आई को याद कर सकते हो। तो आई इक्वल्स टू होता है बच्चे हमारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या हमारे पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये थ्योरेटिकल क्या है, थ्योरेटिकल को कहीं भी कैलकुलेटेड भी बोल देते हैं, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटेड भी बोल सकते हो, कोई अलग चीज नहीं है। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हो सकता है आपका, या ऑब्जर्व में थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल ज्यादा अच्छा टर्म लगता है, आसान लगता है समझने में। ठीक है, तो देखो ये आई था। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हमारे पास दो केसेस है। ठीक है, हमारे पास दो केसेस है, यहां मैं समझाता हूँ। पहला केस है हमारा बच्चा डिसोसिएशन का, डिसोसिएशन का केस है, एंड सेकेंड केस इज अबाउट एसोसिएशन। अब जरा हम इन टर्म्स को समझते हैं, क्या होता है ये डिसोसिएशन और क्या होता है एसोसिएशन। तो देखिए, डिसोसिएशन का मतलब है आयंस का टूटना। डिसोसिएशन क्या मतलब होता है, आयंस का ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज का टूट जाना, टूट के आयंस में कन्वर्ट हो जाना, एक डिसोसिएशन कहलाता है, टूटना। दिस इज मार्कर, ये डिसोसिएट हो गया, ये टूट गया, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। व्हाट इज एसोसिएशन, ये टूटा चीज आपस में कंबाइन हो गया, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। तो ये एसोसिएट का मतलब बनना, दो चीज का मिलकर आपस में बन जाना, और डिसोसिएट का मतलब एक चीज का टूट जाना। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन भी आप बोल सकते हो इसको, और इसको कह सकते हो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो। ये बेसिक टर्म्स है। तो आई का फॉर्मूला क्या निकल के आया, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब फटाफट से एग्जांपल से क्लियर करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, डिसोसिएशन में हमने एक एग्जांपल देखा NaCl, और एसोसिएशन में एग्जांपल देखा हमने CH3COOH। अब एक एक करके इनकी केस स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो NaCl की बात करते हैं। अगर NaCl की हम बात करें तो ये हमारे पास NaCl है, किस तरीके से आयनाइज होता है, Na+NCl-, आपको बचपन से ही पता है, Na+NCl- जो ये डिसोसिएट हो गया। अब अगर हम देखें दो बातें, हम देखते हैं टाइम पे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि टाइम अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब ये भी डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो t=0 पे क्या होता है, t=0 का ये मतलब है कि अभी ये जो रिएक्शन हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब ये डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो टाइम 0 है, टाइम 0 पे इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0, और इसकी भी वैल्यू क्या आई होगी, 0, क्योंकि अभी ये डिसोसिएट हुआ ही नहीं है, आयन सभी मिलेंगे ही नहीं। तो Na के भी आयन 0 मिलेंगे और Cl के भी आयन 0 मिलेंगे, क्योंकि अभी रिएक्शन हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद, t=t टाइम, ठीक है, कुछ समय के बाद हमें आयंस मिले, हमें सोडियम में कितने आयन मिले, लेट सपोज हमें सोडियम के 1 आयन मिले, और क्लोरीन के भी कितने आयन मिले, हमें 1 आयन मिले। ठीक है, टाइम t पे। तो हमने ऑब्जर्वेशन क्या लगाया हुआ था, हमारा क्या ऑब्जर्वेशन था और क्या थ्योरेटिकल वैल्यू था। ठीक है, हमने थ्योरेटिकली क्या सोचा हुआ था और ऑब्जर्वेशन के बाद क्या निकल गया। तो थ्योरेटिकली हमने क्या सोचा कि हमने कितने मोल लिए हुए हैं, हमने 1 मोल लिया हुआ है, यही सोचे ना हम लोगों ने कि हमने 1 मोल लिया हुआ है कि नहीं भाई, ये 1 मोल था हमारे पास NaCl। हमें तो यही लगा कि हमारे पास 1 मोल NaCl है, और लेकिन डिसोसिएट अभी नहीं हुआ, तो 0 हुआ है। अब जब ये डिसोसिएट हो गया तो ये 1 और 1 में कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या सोचा कि हमारे पास 1 मोल है, थ्योरेटिकली 1 मोल था, लेकिन 1 मोल देखा, लेकिन जब देखा कुछ समय के बाद ऑब्जर्व किया तो हमें तो 2 मोल नजर आ रहे हैं, 1 + 1 2। स्टार्टिंग में 1 था, लेकिन देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद 2, मतलब अगर फॉर्मूला पे पुट करो इस चीज को तो क्या आएगा, ऑब्जर्व कितना किया आपने लास्ट में 2 मोल, लेकिन रियलिटी में दिया कितना था थ्योरेटिकली आपने 1, मतलब वैल्यू क्या आई हमारी 2। तो I = क्या निकल के आ गया हमारे पास, I = निकल के है 2। तो ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, मतलब 1 से ज्यादा, 0 से ज्यादा है कि नहीं, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, पॉजिटिव वैल्यू आई नहीं आ रही। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इस तरीके को हम डिसोसिएशन का केस एक्सप्लेन करते हैं। क्या एक्सप्लेन करेंगे, डिसोसिएशन का केस एक्सप्लेन करेंगे। अब जरा दूसरा केस स्टडी करते हैं, यहीं पे करते हैं, पैरेलली करेंगे। फर्स्ट मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, दूसरी केस स्टडी करते जरा। देखो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है CH3COOH का, देखिएगा CH3COOH
इसको तोड़ा हम लोगों ने, ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल थे, इसको तोड़ा, हमने कहा था इसको बेंजीन में हम जो है इसको हम सॉल्युबल करा पाते हैं, घुला पाते हैं। कराने के बाद हमें तो ये लगा डिसोसिएट होगा या ऐसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन हो क्या गया, ये हो गया एसोसिएट, ये डाइमर बन गया, मतलब 2 मिल गया। ठीक है, हमारे पास 2 अलग अलग थे CH3COOH और कंबाइन होने के बाद ये 2 बन गए। ठीक है, मतलब ये हमारे इस तरीके से 2 अलग अलग डाला था, लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट में गया इस तरीके से 2 में कन्वर्ट हो गया, 1 में ही कन्वर्ट हो गया। तो 2 डाला और ये 1 बन गया, 4 डाला तो ये 2 बन गया, ये 6 डाला तो ये 3 बन गया, 8 डाला तो ये 4 बन गया। यार हम जितना भी डाल रहे हैं तो हाफ होता चला जा रहा है, क्योंकि ये कंबाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो इसके लिए अगर केस स्टडी करें तो ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल लेते हैं हम इसका, तो अब समझ में आ गया किस तरीके से एसोसिएट हो गया, किस तरीके से जुड़ गया। तो जरा इसकी केस स्टडी को देखते हैं। देखो हमारे पास कितना स्टार्टिंग जब t = 0 था तो आपने कितने मोल दिए थे, 2 मोल दिए थे। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी एसोसिएशन नहीं हुआ होगा 0, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको पता है कि सर ये आपको पता नहीं था, लेकिन आपको ये सॉल्यूशन में हुआ तो जरूर होगा ये कि आपस में कंबाइन हो गए होंगे, ये बच्चे एसोसिएट हो गए होंगे। तो इसका ये मतलब है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया t = t पे, तो अब हमारे पास ये 0 और सारे के सारे क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। तो एसोसिएट होने के बाद जब 2 दिया अपने, 2 मोल है ना पे हमारा, 2 दिया तो वो कंबाइन होकर किस में चेंज हो गया होगा, 1 में। तो ये 2 से कितने बदल गया, 1, समझ में आ रहा है ना, 2 से किस में बदल गया, 1। तो हमारे पास देखो थ्योरेटिकली कितना दिया था आपने, 2, ऑब्जर्वेशन के बाद कितना आया, 1। तो हमारा फॉर्मूला आई का क्या है, ऑब्जर्व फ्रॉम थ्योरेटिकल, ऑब्जर्वेशन में क्या है 1, थ्योरेटिकली क्या है 2, वैल्यू क्या गई 0.5, क्या वैल्यू है हमारी 0.5। क्लियर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब जरा एक चीज आपको यहाँ पे समझना है कि आई की वैल्यू किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है। डिसोसिएशन में देखो आई की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा आ रही है, क्लियर है नहीं हो रहा, 1 से ज्यादा आ रही है, लेकिन इसके अंदर 1 से कम आ रही है। तो आप एक चीज याद रखो, अगर हमारी वैल्यू y 1 से ज्यादा है, ठीक है, हमारे पास आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी तो वो कौन से केस को समझाएगा हमें, वो हमें डिसोसिएशन समझाएगा। क्या समझाएगा बच्चों, डिसोसिएशन। लेकिन अगर आई की वैल्यू 1 से कम आ जाए तो वो हमें क्या समझाएगा, वो हमें समझाएगा एसोसिएशन। हमें ये खुद समझना चाहिए कि अगर सर 1 से ज्यादा है इट मींस की केस विल बी डिसोसिएशन, जो कि साफ साफ दिख रहा है 2। और अगर हमारे पास 1 आई कम है 1 से तो वो केस किसका बताएगा हमें, एसोसिएशन है, जो कि हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर आई = 0 है, आई में कोई चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। आई = अगर 0 हो तो क्या होगा, ना ही डिसोसिएशन होगा बच्चों और ना ही एसोसिएशन होगा। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहां तक टॉपिक आपको अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चे, बहुत ज्यादा कॉपी कीजिए इसको फटाफट। तो गाइस आपको यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, अच्छे तरीके से डिटेल समझ में आ गया कि अगर सर देखो इसमें पूरा आपको कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया, कंक्लूजन हमारा वो ये है कि अगर हमारा आई का वैल्यू सर 1 से ज्यादा है, तो अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो सर वो डिसोसिएशन का केस होगा, जो कि हमने NaCl केस में देखा था अभी। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो सर वो एसोसिएशन का केस होगा, जो कि हमने CH3COOH के एग्जांपल में देखा था, एसिटिक एसिड के एग्जांपल में। तो ये 2 बात को अपने दिमाग में सेट कर लो जरा। ठीक है, कि आई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो केस विल बी डिसोसिएशन, आई = <1 द केस विल बी एसोसिएशन, आई = 0 नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। इट मींस को नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा कि ना ही एसोसिएशन हो रहा है और ना ही डिसोसिएशन हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दिमाग में सेट करो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कंप्लीट देख के जाओ। ठीक है, चलिए अब जरा दूसरी बात करते हैं, इसमें एक चार्ट समझाते हैं हम आपको। ठीक है, देखो 2 बातें हमारे लिए, हमारे पास पहली बात जो है वो लिखता हूं मैं डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, डिसोसिएशन, और दूसरी बात जो है हमारे पास एसोसिएशन के लिए। तो ये कंपेयरिंग जो है ये हमारे पास चार्ट है। ठीक है, ये कंपैरिजन में सिखाऊंगा और ये जिसको याद हो गया उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों चीजें। अब जरा डिसोसिएशन को देखो और एसोसिएशन को देखो। हमारे पास अगर आई की वैल्यू की बात की जाए, पहली चीज हमारा आई है। ठीक है, दूसरा चीज होगा इसके अंदर वो होगा कोलिगेटिव। पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे। ठीक है, तीसरी जो चीज होगी वो होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और चौथी जो चीज होगी वो होगा मोलिकुलर या मोलर मास। ठीक है, पहली चीज क्या हमारे पास आई, तो आई के लिए हम दोनों में डिस्कस करेंगे, फिर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के लिए दोनों में डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये कंपेयरिंग टॉपिक आपका बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। ठीक है बच्चे, तो समझते हैं। देखिए अब चलिए एक करके इस चीजों को समझते हैं। ठीक है, उसमें तो सा और सिंपलाइज मैंने समझा दूं ताकि आपको याद हो जाए ये चीज। ठीक है, याद करो। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ समझते चलो और याद करते चलो।
ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट होना चाहिए। देखिए जरा, अगर हम आई की बात करें तो डिसोसिएशन में आपने क्या सीखा? डिसोसिएशन में सीखा कि आई जो है वो हमेशा ज्यादा होगा 1 से, आई हमेशा 1 से ज्यादा होगा, लेकिन इसके केस में आई विल बी लेस देन 1, आई जो होगा 1 से लेस होगा। ठीक है, पहली चीज। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं। अब जब देखिए डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन में क्या है कि ये चीज टूटा, आपने सपोज करो आपने एक मार्कर मान के चला हुआ है, आपने एक मार्कर का वेट लिया, ठीक है, किसी वजह से मार्कर को देखा आपने, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो मार्कर का मतलब एक पूरा मार्कर बोलोगे, लेकिन अगर ये टूट के पानी में गिर गया तो आप क्या बोलोगे? भाई कैप को अलग निकालो, मार्कर को और बाकी जो पोर्शन है उसको अलग निकालो। तो यहाँ पे क्वांटिटी 2 बढ़ा दी आपने, एक कैप की बात अलग कर रहे हो और बाकी पोर्शन की बात अलग कर रहे हो, लेकिन ये अगर इस तरीके से है तो आप उसको पूरा मार्कर बोलोगे। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? तो डिसोसिएशन के बाद जो क्वांटिटी थी सॉल्यूट की वो बढ़ गई मतलब आप मार्कर की बात अलग करोगे और कैप की बात अलग करोगे, तो यहां डिफरेंस है। तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? वो इंक्रीज कर गया। वो क्या होगा बच्चे? वो इंक्रीज किया इस केस के अंदर। क्या किया? इंक्रीज। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये इस तरीके से आप कैप की बात अलग करते हो और मार्कर की बात अलग करते हो, लेकिन जैसे ही आपने इसको सॉल्युबलाइज किया ये कंबाइन हो गया, तो जो दो अलग अलग बातें थी वो इकट्ठे हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब इसमें जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को वो घट गया होगा, तो एसोसिएशन में जो है ये वैल्यू डिक्रीज हो गई। क्या हो गई बच्चों? ये वैल्यू डिक्रीज हो गई। यहां इंक्रीज हुई तो वहां क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब जरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। आपको मैंने पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में समझाया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। मैंने पहले ही समझाया, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो कोलिगेटिव किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। तो जो अगर सॉल्यूट के साथ हुआ वही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी शो करेगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हुआ, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीजें इंक्रीज, और इस केस में क्या हुई होगी? डिक्रीज हुई होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जरा मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, तो देखिए जरा डिसोसिएशन में क्या हुआ, इसका कंबाइंड मॉलिक्यूलर मास था, मार्कर का कंबाइंड मॉलिक्यूलर मास था, हमें हैवी लग रहा था, हैवी, लेकिन अगर मैं तोड़ दूं तो क्या सेम मॉलिक्यूलर मास है? भाई इसका आपको अलग मॉलिक्यूलर मास जो कि बहुत हल्का होगा, इसका भी निकालोगे अलग जो कि बहुत हल्का होगा। तो पहले जब वो कंबाइंड थे तो हैवी थे, लेकिन अलग अलग हुए तो बहुत ही हल्के हो गए, तो मॉलिक्यूलर मास कम हुआ होगा। इसका ये मतलब है कि यहाँ डिसोसिएट हुआ, टूट रहा है ये चीज, तो मॉलिक्यूलर मास कम हुआ, तो इसके अंदर क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो गया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। लेकिन उस केस के अंदर मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया भाई? इंक्रीज हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास यहाँ डिक्रीज इंक्रीज, मतलब बाकी तो तीन चीजें, मतलब आई, क्वांटिटी और ये कोलिगेटिव, ये तीनों चीज इंक्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं डिसोसिएशन के केस में, और डिक्रीज को सपोर्ट कर रहा है एसोसिएशन के केस में। लेकिन मॉलिक्यूलर मास इकलौता, इसको मैं रेड मार्कर से मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इकलौता ऐसा है जो उल्टा कर रहा है, मतलब जो सब चीज को इंक्रीज कर रहा है उसको डिक्रीज कर रहा है, और जो डिक्रीज को उसको इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये अलग ही काम कर रहा है। तो आपको पता है कि आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल्स टू होता है हमारे पास ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई हमारा यही होता है, बिल्कुल। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या हो गया? आई इसमें आई के रिस्पेक्ट में, तो आई के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर मास तो कम हो रहा है ना, तो इसको आप उल्टा कर दोगे तो आई क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप ये चीज दिमाग में बैठा लो, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मोलर मास के लिए ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो आपको खुद भी दिख रहा है वहां पे, क्योंकि बाकी चीजें इंक्रीज कर रही हैं और मोलर मास जो है उसी रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है। तो यहां बातें जो है उसके लिए अलग ही हो रही है, इसलिए फॉर्मूला को हमें रिवर्स करके जो आई की वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूलर मास दे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई मत करना, आपको ये करना होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देकर फॉर्मूला दे तो आप ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल निकालोगे। समझ में आया? अच्छे से समझ लो इसको। क्लियर हो गया? चलिए, अगर समझ में आ गया कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना करिए। आगे लेक्चर को देखते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो, आपने कंपैरिजन समझ लिया, आपने डिसोसिएशन एसोसिएशन में कंपेयर करना सीख लिया, किस तरीके से आई फ्लक्चुएट होगा, किस तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्लक्चुएट होगा, किस तरीके से क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट फ्लक्चुएट होगा, और किस तरीके से हमारा जो है मॉलिक्यूलर मास फ्लक्चुएट होगा। यहां तक की बात आपको समझ आ गई होंगी, फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। देखो साथ साथ में बहुत से क्लियर करते चलना है, नोट्स प्रॉपर बनाओ, रैंडम लेक्चर में अपलोड करता रहूंगा बच्चे। बस आप यार इन लेक्चर्स को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाओ जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है, जिनके पास अच्छे कोचिंग्स, अच्छे
फैसिलिटीज नहीं है, स्कूलिंग नहीं हो पा रही, उनकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करने हैं, तो हर तरीके के टॉपिक क्वेश्चन एग्जाम के लिए, हर तरीके की तैयारी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आ गया हमें। अब हम जरा आगे बात कर लेते हैं वेंट ऑफ फैक्टर फॉर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेंट ऑफ फैक्टर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब तक जो बात की थी हमने स्ट्रॉन्ग के लिए की थी। ठीक है, NaCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग था, तो जरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो होता है जो पार्शियली डिसोसिएट हो। कैसा हो बच्चों? पार्शियली डिसोसिएट हो। ठीक है, पार्शियली का मतलब जो पूरा पूरी ना टूटे, थोड़ा सा टूटेगा, 50% टूटेगा, 30% टूटेगा, मतलब पार्शियली डिसोसिएशन हो उसके अंदर, और पार्शियली एसोसिएशन भी हो। उन तरीके के हम जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है उनको हम नाम देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोल देते हैं उनको? वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। तो अब हम जो भी केस पढ़ेंगे वो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के समझेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जरा देखो, आपको पता है, इससे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, फटाफट से डिटेल एग्जांपल देखेंगे हम। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो NaCl एग्जांपल मत समझ लेना, क्योंकि NaCl हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें स्ट्रॉन्ग वीक समझना है। तो एग्जांपल लेते हैं CH3COOH, हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये केस हम समझते हैं डिसोसिएशन का। ये कौन सा केस है हमारा? ये डिसोसिएशन समझते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, ये हम केस समझेंगे डिसोसिएशन का। तो हमने मान लिया हमने 1 मोल ऑफ CH3COOH लिया, उसको डिसोसिएट कराया, तोड़ा पानी के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो टूट के बना CH3COO माइनस, प्लस में H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन दिए होंगे। तो एक हमारे पास एसिटेट आयन CH3COO माइनस आयन प्लस H प्लस आयन हमें मिला होगा उस सॉल्यूशन के अंदर। तो T इक्वल्स टू 0, फटाफट बताओ, T इक्वल्स टू 0 मतलब ये हमारे पास कितना मोल रहा होगा? 1, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा, तो ये 1 मोल है, तो ये 0, और ये भी कितना रहा होगा? 0। लेकिन T इक्वल्स टू T पे क्या हो गया? ये हमारे पास कितना हो गया? चलो कुछ वैल्यू लेके देखते हैं। अब 1 0 0 हटाते हैं, कुछ वैल्यू लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने लेट्स सपोज 50 लिया। ठीक है, हमने 50 मोल ले लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 50 CH3COOH ले लिया, तो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू भी क्या है? 0 है। लेकिन T इक्वल्स टू T पे देखो क्या होगा। अब T इक्वल्स टू T पे आप इसको बिल्कुल 0 नहीं मानोगे, क्यों? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये पूरे तरीके से 0 मत लिखो। 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि पूरा डिसोसिएट हो गया। लेकिन आपको तो पता है ना कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरे तरीके से डिसोसिएट नहीं हो सकता। ठीक है, तो 50 में से मान लेते हैं 50 में से 50% डिसोसिएशन हो गया, तो 25 जो हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो गए। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि 50 में से जो 25 है वो डिसोसिएट हो गए। अब एक चीज बताइएगा, अगर ये 25 डिसोसिएट होने गए हैं, मेरी बात सुनिए, 25 डिसोसिएट होने गए मतलब क्या है इसका? कि मतलब 25 CH3COOH जो है डिसोसिएशन में पार्टिसिपेट किए। तो 25 अगर 25 अगर CH3COOH पार्टिसिपेट किए, 25 CH3COOH participated in the reaction, then what will their case? तो सी देखिए, तो अगर ये 25 गए होंगे मतलब CH3COO माइनस भी 25 मिला होगा हमें, और H प्लस भी कितना मिला होगा? 25। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि भाई टूटा है तो 25 ही मिलेगा हमें। 25 CH3COOH माइनस मिलेंगे, और H प्लस भी क्या मिलेगा? 25, क्योंकि 25 ही दियो। अरे यार कॉमन सेंस लगाओ ना, ये मार्कर है। ठीक है, ये क्या है? मार्कर है। अब ये मार्कर आपका जो है एक तरीके से मान लो कि ये पूरा है। ठीक है, अब ये टूट गया, तो कितने में टूटा? 2 में टूट रहा है, 2 में टूट रहा है, मतलब इसका एक अलग आयनिक है और इसका एक अलग आयन है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि हमारे 25 मार्कर गए हैं, ठीक है, हमारे क्या 25 मार्कर जो है वो डिसोसिएशन में गए हैं, तो 25 मार्कर अगर डिसोसिएशन में गए तो ये मार्कर पूरा गया है ना, तो हमें इसमें कैप कितना मिलेगा? उसमें तो कैप भी 25 मिलेंगे, और ये बैक पोर्शन कितना मिलेगा? तो वो भी 25 ही मिलेगा। कॉमन सेंस समझ पा रहे हो? 25 मार्कर अगर डिसोसिएशन में गए हैं तो कैप जब टूटेंगे तो कैप कितने मिलेंगे हमें? 25, और ये पीछे वाला जो पोर्शन है इसका नीव वाला पोर्शन वो भी कितना मिलेगा? 25, मतलब दोनों 25 ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये भी 25 और ये भी कितने मिलेंगे बच्चे हमें? 25, दोनों कितने मिलेंगे? 25। अच्छा, क्लियर हो गया? अब जब हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? हमें फॉर्मूला पता है ऑब्जर्व अपॉन में थ्योरेटिकल, यही तो होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो I इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही होता है। तो देखिए जरा ऑब्जर्व कितना आया। ठीक है, ऑब्जर्व को समझते हैं। तो देखिए ऑब्जर्व क्या हमारे पास? 25 कितना हो गया? 50। अब देखो बच्चे गलती क्या करेंगे? बच्चे ये करेंगे, चलो हमारे पास ऑब्जर्व 25 50 मान लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, आपके पास वो बीकर के अंदर जो है वो सॉल्वेंट है, आपने उसमें CH3COOH डाला। ठीक है, आपको पता है कि 50 में से 25 चले गए डिसोसिएट होने,
तो जब 50 में से इधर इधर ध्यान दो, 50 में से 25 डिसोसिएट होने चले गए तो इधर कितने बचे, तो इधर भी तो 25 ही बचेंगे, तो वो भी तो एक तरीके से हमारे सॉल्वेंट के अंदर ही है, वो भी तो सॉल्यूट ही है हमारे भाई, ये है कि नहीं है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट में 25 गए डिसोसिएट होने, तो इसमें से अभी 25 रह गए होंगे, मतलब 50 में से 25 तो डिसोसिएट हो गए, तो कितने नहीं हुए, 25 नहीं हुए, तो 25 नहीं हुए तो वो भी तो सॉल्यूट के अंदर है, सॉल्वेंट के अंदर है हमारा, सॉल्यूट के रूप में, तो उसको भी तो काउंट करोगे। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 यानी 25 प्लस 25 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 75। ठीक है, ये क्या हो गया 75 हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो थ्योरेटिकली कितना है, थ्योरेटिकली हमने कितना लिया था 50, तो थ्योरेटिकली कितना हुआ हमारा 50, तो 75 मतलब 75 अपॉन में 50, अगर कैलकुलेट करो तो आई थिंक हाँ 1.5 आएगा। कितना आएगा बच्चों 1.5, कितना आएगा हमारा 1.5। तो बिल्कुल डिसोसिएशन के केस में हमने पढ़ा था कि आई हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा, तो देखो 1.5 भी आ रहा है। तो इस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो है आप वैल्यू डिराइव करोगे। लेकिन देखो इसमें एक चीज और बात हमें जो समझनी है, एक नया जो कॉन्सेप्ट इसमें हमें ऐड करना है, वो कॉन्सेप्ट हमारा अल्फा, जिसको हम कहते हैं बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कहलाता है बच्चों हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फा समझना हमें। अब अल्फा जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो क्या ये डिग्री बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। देखो क्या होता है अल्फा, अल्फा का मतलब देखो कितने आयंस गए, टोटल कितने हैं 50, कितने टोटल हमारे 50, कितने डिसोसिएट हो गए तो 25। फिर से मेरी बात सुनिए, टोटल कितने आयंस है 50, कितने डिसोसिएट होने चले गए 25, वैल्यू कितनी आ गई 1.2 मतलब 0.5। तो व्हाट इज दिस 0.5, यही हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, यही क्या हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम क्या कहेंगे अल्फा नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये टोटल में से आप क्या करोगे जितने डिसोसिएट हुए उसको और टोटल से कर दो डिवाइड, तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहला जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगर यहां तक समझ आ गया, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया, तो दूसरा अब इसमें हम जो है अल्फा का और आई का रिलेशन समझेंगे। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो अल्फा जो नया वैल्यू और ये आई, इसके रिलेशन को समझते हैं। ठीक है, अगर रिलेशन देख लिए फिर कहानी आपकी समाप्त हो जाएगी, फिर आपको कहानी क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट इसको कॉपी कीजिए, रिलेशन समझते हैं। ठीक है, चलो कॉपी करो, समझ आ गया। तो देखो नेक्स्ट सेटिंग आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज और मेंशन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन जो है वो यही निकल के आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके यही से राइज किए जाएंगे सबसे ज्यादा। तो देखिए जरा क्या करना आपने, अब रिलेशन पूछ रहा हूं हमसे अल्फा और आई के बीच का। ठीक है, तो अल्फा हमने क्या सिखाया अभी आपको, देखो अल्फा हमने अभी आपको ये बताया कि अल्फा का मतलब है डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट हुआ या डिसोसिएटेड बोल सकते हैं, अपॉन में टोटल, टोटल से क्या करो आप उसको डिवाइड कर दो, सिंपल, वो हमारा अल्फा बता देगा। ठीक है, अब चलो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, जो कि कोई हमारे पास केमिकल नहीं है, वो एक वेरिएबल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई ए, हमारे पास जो है एक सॉल्यूट है। ठीक है, वो डिसोसिएट हो गया, वो क्या हो गया डिसोसिएट हो गया, कितने n नंबर्स ऑफ ए में डिसोसिएट हो गया, ए एन हमारे पास, और वो क्या है n नंबर ऑफ ए में जो है वो डिसोसिएट हो गया। मान लेते हैं एग्जांपल मॉलिक्यूल है जो कि n नंबर्स ऑफ ए में क्या हो गया डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो अब अगर ये डिसोसिएट हुआ है बच्चों, तो मैं यहाँ पे दो केसेस बनाऊंगा। ठीक है, मैं पहले मान लेता हूँ टाइम इक्वल्स टू 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो टाइम इक्वल्स टू 0 पे क्या रहा होगा, टाइम इक्वल्स टू 0 पे मैं मान लेता हूँ ये मोल है इसका 1। ठीक है, 1 मोल रहा होगा, तो अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो इसकी डिसोसिएशन में क्या रहेगी वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं t इक्वल्स टू t, ठीक है, अब जो है हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, तो रिएक्शन स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है कि हम ये केस डिसोसिएशन का केस पढ़ रहे हैं, मैं लिख देता हूं डिसोसिएशन लिखा हुआ है, हम केस डिसोसिएशन का पढ़ रहे हैं, इस वन में से कुछ ना कुछ तो डिसोसिएट हुआ होगा, लेकिन क्या हुआ होगा वो समझते हैं जरा। देखो अब हमारे पास अल्फा फॉर्मूला क्या है, डिसोसिएटेड अपॉन में टोटल, तो अगर मैं इस डिसोसिएशन को पता कर लूं तो क्या मेरे पास वही पता चल जाएगा कि हाँ इसमें से क्या डिसोसिएट हुआ होगा, ये चीज तो पता चल जाएगा हमें। तो देखो जरा, अल्फा इक्वल्स टू डिसोसिएट अपॉन में टोटल, तो अल्फा इक्वल्स टू लेट डिसोसिएट अप इज x, मान लेते हैं x, टोटल कितना आपके पास, टोटल आपने 1 लिया हुआ है, तो x अपॉन में 1, तो x निकल के क्या आया हमारे पास, x निकल के आया 1, x निकल के आया हमारे पास अल्फा, मतलब x जो किसके बराबर आया, हमारे का कोई वैल्यू नहीं होता डिनोमिनेटर में, तो x किसके बराबर निकल के आ गया, अल्फा के बराबर आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि 1 में से क्या डिसोसिएट हुआ होगा, अल्फा डिसोसिएट होगा, तो 1 माइनस में अल्फा। ठीक है, अब अगर 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ तो हमारे पास क्या बने होंगे, n नंबर ऑफ अल्फा बने होंगे, क्या बने होंगे बच्चों, n नंबर ऑफ अल्फा बने होंगे। अब देखो आपको क्या निकालना है, i पता करना है, क्या पता करना है आपने i, तो i का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, i इक्वल्स टू होता है ऑब्जर्व
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोलो होता ही नहीं होता है। तो आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व कितने हैं, तो ऑब्जर्व में क्या करते थे आप, इस पूरे वैल्यू को इस पूरे वैल्यू से जोड़ दिया करते थे, तो क्या होता था हमारा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और थियोरेटिकली कितनी है 1 है, ठीक है, अपॉन में क्या कर दोगे 1, ये हमारी आई की वैल्यू निकल के चली आई थी, ठीक है। अब देखो ये कैसे हुआ था, आपको फिर से याद है, तो मैं आपको मैंने CS3 वाला एग्जांपल बताया था, हमने कहा था ना उसमें 50 माइनस 50 माइनस 25, और यहाँ भी 25, ये भी 25, तो आप ऑब्जर्व कैसे निकालते थे, ये 25, ये 25, ये 25, आप 75 कर दिया करते थे, और टोटल कितना लिया, तुमने 50 दिया था, तो उसमें से आपने 1.5 निकाला था। कुछ इस तरीके से जो हम यहाँ भी काम कर रहे हैं, समझ में, ये भी हमसे यहाँ भी किए हैं। तो क्या है हमारे पास 1 माइनस अल्फा एन प्लस एन अल्फा अपॉन में 1, आई की वैल्यू आ गई। अब जरा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, आई इक्वल्स टू, अब जरा रिलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो जरा देखिए हम उसमें अगर कॉमन निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जरा आई इक्वल्स टू कॉमन निकालते हैं जरा, ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा, ठीक है, कॉमन निकालना, अल्फा कॉमन लिया तो एन माइनस में क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और अपॉन में क्या होगा 1, तो मैं इस 1 को हटा दूं क्या अपॉन में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, ठीक है, तो क्या है 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, ये निकल के आ गया। तो जरा देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, आई माइनस 1, और सिंप्लीफाई करते हैं अल्फा एन माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आई माइनस 1 इक्वल्स टू, या इसको इस तरीके से मान लेते हैं, अल्फा यहाँ मान लेते हैं, तो आई माइनस 1 अपॉन में एन माइनस 1, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया अल्फा का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसोसिएशन के केस में। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, आपको ये सब भी याद रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे तो आपके पास जो उस टाइम पे याद हो तो आप उसको फटाफट से सॉल्व करो, ठीक है। होता क्या है कि देखो डेरिवेशन इसलिए भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी फॉर्मूला अगर आपके दिमाग से स्लिप हो गया, निकल गया, तो आपके पास ऐसा डेरिवेशंस के तरीके होते हैं कि जैसे कि फटाफट से दोबारा डेराइव करो, फॉर्मूला निकाल दो, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारे पास, बहुत सारे केसेस होते हैं डेरिवेशन हम भूल जाया करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मुझे आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो फाइनल केस समझते हैं एसोसिएशन, तब हमारा चैप्टर हो गया बाइंड, टॉपिक हो जाएगा बाइंड, सॉरी टॉपिक हो जाएगा हमारा बाइंड। तो चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए इसको, ठीक है बच्चों। तो आपको जो है डिसोसिएशन समझ में आ गया, ठीक है। अब हम जरा इसी चीज को डिटेल समझते हैं, ठीक है, किसके केस के लिए, एसोसिएशन के केस के लिए डिटेल समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो देखिए एसोसिएशन के केस में हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल लेंगे। हमारे पास फिर से देखो 2CH3COOH था, आपने कंबाइन करा वही बेंजीन रिंग के अंदर, बेंजीन के अंदर, ठीक है, क्या बना हमारे पास CH3COOH, डाइमर बना, ठीक है। डाइमर का मतलब दो जुड़ गए आपस में आके। फटाफट से मैं क्विक समझाऊंगा। T इक्वल्स टू 0 लिया आपने। अब यहाँ पे फिर से कोई एग्जांपल लेते हैं, रेड सपोज यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने 100 मान लिए, ठीक है, हमने क्या माना 100, तो यहाँ पे 100 है हमारे पास। तो अभी एसोसिएट नहीं होंगे तो कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 0। लेकिन कुछ समय के बाद आफ्टर T 100 में से क्या है, मैं मान लेता हूँ क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो सारे तो एसोसिएट नहीं होंगे, तो 100 में से कितने होंगे, मान लेते हैं 50 एसोसिएट हो गए। कितने एसोसिएट हो गए, 100 में से 50 हो गए। तो अगर 50 एसोसिएट होने गए मतलब हमारे पास 50 मार्कर गए हैं और 50 मार्कर का ये जो नीब वाला पोर्शन है वो दोनों गया है पानी के अंदर, ठीक है, क्या होने, आपस में मिलने। तो 50 कैप 50 नीब जब आपस में मिल जाएंगे तो कितने मार्कर मिलेंगे हमें, क्या 50 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कॉमन सेंस देखो, ऑफ कोर्स 25 मिलेंगे। फिर से मेरे सवाल सुनो, मैंने कहा मार्कर के 50 कैप और ये हमारा गया ये निब, ठीक है, पानी के अंदर हमने सॉल्यूशन कोई भी बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, तो हमें मार्कर कितने मिलेंगे, 50 कैप डाला 50 निब डाला, मार्कर कितने मिलेंगे, फिर से पूछ रहा हूँ, सोच के बताओ। सर ऑफ कोर्स 25 मिलेंगे सर, कैप और मार्कर जब आपस में कंबाइन होंगे तो 50 कैप और 50 ये, तो आपस में जब ये कंबाइन होंगे तो हमें कितने मिलेंगे, मतलब हमें 100 में से 50 दिए हमने एसोसिएट होने के लिए, तो 50 अलग अलग है। चलो 50 मत मानो, मैं ये कह देता हूँ कि 4 में से आपने आपने जो है 2 आयंस को भेजे हुए हैं, ठीक है, 4 में से 2 को भेजा हुआ है, तो 2 मतलब 2 हमारे पास कैप गया है और 2 हमारे पास इस तरीके से निब गया हुआ है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ एक और कैप और इस तरीके से निब गया हुआ है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 2 निब कैप और 2 निब, जब ये आपस में कंबाइन हो गए तो मार्कर कितने, एक ये मार्कर कंप्लीट बनेगा, ये कंप्लीट मार्कर बन गया, ठीक है, कैप के साथ, और ये कंप्लीट मार्कर बन गया कैप के साथ। तो ये हमने 1 2 3 4 आयन दिख रहे हैं हमें, लेकिन मिले कितने, 2। आधी बात नहीं समझ में आ रही है। सेम इसी प्रकार से अगर ये 50 भेजा है तो कितने मिलेंगे, हाफ मिलेंगे ना, तो 25 मिलेंगे। अरे बोलो यार समझ आया कि नहीं आया, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, कितने मिलेंगे 25। तो फटाफट से आई बताओ जरा क्या होगा, आई क्या फॉर्मूला हमारे पास, आई का फॉर्मूला क्या था, जल्दी जल्दी क्विक, आई इक्वल्स टू था हमारे पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा हमें, ऑब्जर्वेशन में हमें कितना दिखे 100 - 50 मतलब 50 एंड देन 25 व्हिच इज 75।
ठीक है 75 मिला हमें। अच्छा ऑब्जर्व क्या था हमारे पास, तो ऑब्जर्व इज और 100, क्या है हमारे पास ऑब्जर्व 100, तो आई क्या आया 7.5, और आपको पता है कि एसोसिएशन के केस में आई हमेशा कम रहता है 1 से, और बिल्कुल 7.5 1 से तो कम ही है, सॉरी 7.5 कह रहा हूं मैं 0.7, सॉरी 0.7 क्या है हमारे पास, आई तो 1 से कम ही है क्योंकि 0.7 आ रहा हमारा, आ रही बात समझ में नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी। अब जो एक चीज सोचिए इसके अंदर, ठीक है, एक चीज आपको सोचना है अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा जरा देखिए अल्फा क्या होगा हमारे पास, अल्फा फिर से फाइंड आउट करोगे तो अल्फा सोचो क्या होगा, हमने कितने लिए थे, टोटल क्या था हमारे पास 100, कितने गए इससे निकल के एसोसिएट होने 50, तो अल्फा तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो यहाँ अल्फा क्या हो गया 0.5, तो ये अल्फा वहां भी 0.5 और ये अल्फा यहाँ भी 0.5, बिल्कुल ये दोनों अल्फा सेम है, ये दोनों अल्फा जो क्या है इस केस में सेम है, समझ में आया, क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको। अब जरा इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से हम एक मान लेते हैं, हमारे पास n नंबर्स ऑफ ए है, ठीक है, क्या हमारे पास n नंबर ऑफ ए है, ये कंबाइन होके क्या बन गया, मान लेते हैं हमारे पास ए एन बन गया, ठीक है, n नंबर्स ऑफ ए हमारे पास, उसको कंबाइन किया तो हमने क्या बना an एसोसिएट हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पास था ये 2CH3, तो ये n क्या है 2 और ये CH3COOH क्या है a, और ये CH3COOH ये a रहा और ये हमारा डाइमर बनेगा इसलिए n, ठीक है, समझ में आया। तो फिर से अगर हम केस रखें, अगर हम रिलेशन देखें, ये एक्चुअली टॉपिक क्या हमारा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई इन केस ऑफ एसोसिएशन। अरे अगर डिसोसिएशन समझ आ गया ना, एसोसिएशन चुटकी में निकाल दो, चुटकी में, तो देखो जरा 1 है, मान लेते हैं t इक्वल्स टू 0 तो 1 0, ठीक है, t इक्वल्स टू t तो क्या होगा, t इक्वल्स टू t पे क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, मान लेते हैं हमारे पास 1 है, ठीक है, 1 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो गया, ये तो हाफ हो गया ना सर, ये 50 से क्या हो गया 25, मतलब हाफ हो रहा है, तो यहाँ अल्फा अपॉन में क्या हो गया n, क्या हो गया अल्फा अपॉन में n, क्योंकि हाफ हो रहा है, जो जितने भी मोल्स थे हमारे उसके क्या हो गए हाफ हो गए, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। ऑब्जर्व फटाफट से इसको पुट करें, निकालें, ठीक है, चलो यहाँ मिटा दे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं, क्या मिटा दें, ये मिटा देते हैं, चलिए देखिए, तो हमारे पास अल्फा निकल के क्या है, देखिए जरा यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगी 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा अपॉन में n, ठीक है, ये हमारे पास आई की थी कौन सी वैल्यू ऑब्जर्व वाली, और थ्योरेटिकल वाली क्या आएगी, थ्योरेटिकल हमारे पास 1 है, ये वैल्यू हमारा निकल के आ गया i इक्वल्स टू, ठीक है। अब जब इक्वेट करोगे तो क्या आ गया हमारे पास i इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में 1, ये आएगी हमारी i की फाइनल वैल्यू, ठीक है। दिस इज योर एसोसिएशन केस। तो देखो डिसोसिएशन का फॉर्मूला में क्या था, ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास कौन सा है एसोसिएशन, ठीक है, और i इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ये क्या था हमारे पास डिसोसिएशन। तो आपको बस याद क्या रखना है, यहाँ n डिवाइड होगा और यहाँ n क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दो फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ से हम i और अल्फा में रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम देखो लास्ट में फाइनली चलते चलते देख लेते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया हमारा, ठीक है, इसको कॉपी करो। अब जरा हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से जो हम इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई करेंगे। देखो कुछ नहीं है हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले क्या होते हैं। देखो अगर हम हमारे पास RLVP है, हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। RLVP का फॉर्मूला क्या होता है P नॉट A माइनस PS अपॉन में P नॉट A इक्वल्स टू काई B। कुछ नहीं करना यार, आपने इस I से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है I से मल्टीप्लाई, क्योंकि I क्या है, ये करेक्शन फैक्टर है। अगर ये मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास अगर आयंस वाले केस है तो आपका वैल्यू जो है एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा, मतलब जो ऑब्जर्वेशन होगा वही थ्योरेटिकल हो जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या था KB इनटू में मोलालिटी, ठीक है। इसमें भी क्या करो I से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो I से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये अक्सर टीचर करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा अपने टाइम पे, ये फटाफट से ये बता देंगे, कहते ये हो गया I को मल्टीप्लाई करो। I कैसे निकालते हैं, तो अगर NaCl है तो Na दो आयन में डिसोसिएट हो रहा है तो इसका I की वैल्यू 2 हो जाएगी। अरे ठीक है यार, इससे हो जाएगा, लेकिन ये चीज हमेशा के लिए थोड़ी ना है, आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। कॉन्सेप्ट इतनी सारी बातें और इतने जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इसके केस में क्या होगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू में मोलैलिटी। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है, I लगा दिया आपने, और I कहाँ से निकल रहा हो, तो सारी कहानी अब तक हम यही देखी है। ऑस्मोटिक में क्या है, पाई इक्वल्स टू C इंटू R इंटू T है, कुछ मत करो यार, I से मल्टीप्लाई कर दो, तो I इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू I इंटू CRT। बस फाइनल कंक्लूजन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका डिमांड आप डालो, आप बताओ, जरूर समझूंगा, मैं उसको अपलोड करूंगा, जरूर करूंगा। बायोलॉजी केमिस्ट्री बिल्कुल 11th 12th कुछ भी डाल सकते हो आप सिलेबस, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है गाइस। बाय, गुड बाय।